हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। बच्चों, आज हम जिस रचना को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भगवान के डाकिए और यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक रचना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले हमें इस रचना के रचनाकार के बारे में जानना होगा। तो आइए हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। इनका जन्म ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में सन 1908 में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। ये हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से लेकर विभिन्न पदों से होते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। तो हमें क्या पता चला? पहला तो ये कि इनका जन्म जो है वो मुंगेर बिहार में सिमरिया ग्राम में हुआ था और इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी और ये हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रहे और साथ ही साथ भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी आसीन हुए। इनकी जो कविताएं हैं वे संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई देता है। समन्वय का अर्थ होता है मिला जुला रूप। इनका देहावसान सन 1974 में हुआ। तो चलिए बच्चों, हम अब कविता देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने कविता आ चुकी है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। बच्चों, आपको डाकिए का मतलब पता है ना? जो चिट्ठी बांटने वाला व्यक्ति होता है, जो एक व्यक्ति की चिट्ठी दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है, उसे हम डाकिया कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। तो प्रस्तुत अंश जो है वो हम लोगों की पाठ्यपुस्तक साहित्य मेला में संकलित भगवान के डाकिए नामक पाठ से उद्धृत है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो कवि बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। यह हमेशा एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हैं, यानी यात्रा करते रहते हैं, जाते रहते हैं और अपने साथ संदेश लेकर विचरण करते हैं। इनके द्वारा लाए गए समाचारों को हम समझ नहीं पाते, यानी हम जो मनुष्य हैं वह इन बादलों और पक्षियों के द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाते हैं, उसे हम नहीं समझ सकते हैं। किंतु जो पेड़ पौधे, जल पर्वत होते हैं वो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, समझते हैं। पक्षी और बादल जहाँ भी जाते हैं वहाँ के पेड़ पौधे तथा जल पहाड़ों पर इसका अपना प्रभाव पड़ता है। तो आगे चलिए कविता के देखते हैं। तो देखिए आगे कविता आ चुकी है, हम इसे पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, आंकते का अर्थ है आंकना। आंकना यानी अनुमान लगाना। सुगंध यानी महक। सौरभ का अर्थ भी वही होता है, सुगंध। पाखों का अर्थ होता है पंख और भाप का अर्थ होता है वाष्प। तो चलिए इस कविता को समझते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं और उनके द्वारा जो लाए गए संदेश होते हैं वो हम मनुष्य तो नहीं समझ सकते, परंतु दूसरे देश के जो पहाड़ पर्वत पशु पक्षी होते हैं वे उसे समझ पाते हैं। अब देखिए आगे इस पंक्तियों में कवि बतलाता है कि पक्षी और बादल रूपी डाकियों का दूसरे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और उस देश के वातावरण को प्रभावित करते हैं। हमारा तो केवल यही अनुमान है कि इनके माध्यम से एक देश की पृथ्वी दूसरे देश को अपना खुशबू भेजती है। वह सुगंध हवा में तैरता रहता है और पक्षियों के पाखों पर तैरने लगता है। बादल के द्वारा एक देश का वाष्प दूसरे देश में जल की तरह बरसता है, जल के रूप में बरसता है। तो
यहाँ पर कवि ने यह बतलाया है कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि एक धरती का जो एक देश है उससे दूसरे देश में पक्षी और बादल सुगंध लेकर जाते हैं, और पक्षियों के पाखों पर क्या है, वह सौरभ, वह सुगंध जो है हवा में तैरता हुआ नजर आता है। एक देश में जो भाप बनता है, गर्मी पड़ने पर भाप बनती है ना बच्चों, तो एक देश में जो भाप बनती है वह दूसरे देश में किस रूप में दिखाई देती है, वर्षा के रूप में बरसती है। तो यहाँ पर कवि जो है उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और बताया है कि प्राकृतिक चीज़ों के बीच कोई बाधा और कोई बंधन नहीं है, वह आराम से एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकती है और उनमें आपसी प्रेम को दिखलाई पड़ता है। तो आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।